हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज से हम यूपीएसआई के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 शुरू करने जा रहे हैं। इस वाले सेक्शन से आपके कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो अगर आप लोग कर लोगे तो एक एज मिल जाता है। चूंकि यहाँ से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसको हम पिन पॉइंटेड करेंगे। आपके जितने भी प्रीवियस ईयर्स पेपर हुए हैं सबका मैंने एनालिसिस किया है। उसके आधार पर वो टॉपिक टारगेट करेंगे जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। प्लस आपकी जो पुलिस की अभी ट्रेनिंग हुई है, ठीक है, अलग अलग जैसे ही ये बीएनएसएस आई तो अलग अलग राज्यों ने अपने पुलिस वालों की ट्रेनिंग के लिए कुछ कंटेंट बनाया है, तो उसको भी मैंने देखा है। उन लोगों ने भी पिन पॉइंटेड ही बनाया है, तो वहाँ से भी कुछ पॉइंट्स उठाए जाएंगे और वो सारा देख के कोशिश की जाएगी कि बिल्कुल कम से कम चीज़ों में आपके पास सारी महत्वपूर्ण कंटेंट पहुंच जाए। ठीक है, तो मुझे लगता है 6 से 7 क्लासेज में ये आपका बीएनएसएस अच्छे से समाप्त हो जाएगा। अभी मैं ओवरव्यू दे दे रहा हूँ कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो किसी भी एक्ट में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है आपकी परिभाषाएं। और परिभाषाएं आप लोगों को पता होगा धारा 2 की उपधाराओं में है। पिछला जो आपका बीएनएस था उसमें तो धारा 2 की डायरेक्ट उपधारा शुरू हो जा रही थी, दो का खागा। इस वाले में आपकी जो धारा 2 से शुरू हो रही वो कैसे शुरू हो रही, 2(1) और फिर इसके बाद काखा गा से लेके पूरा लास्ट तक जेड तक जा रहा है। ठीक है, तो ये अच्छे डिटेल में देखेंगे। इसके बाद जो दूसरा सेक्शन आपका इंपॉर्टेंट है वो है जितने भी दंड न्यायालय। इस संहिता के अधीन बहुत सारे दंड न्यायालयों की स्थापना होती है, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट से और छोटे छोटे लेवलों पर। तो वो कौन कौन से न्यायालय होंगे, स्थापना कौन करता है, उनमें न्यायाधीशों की नियुक्ति स्थानांतरण कार्य कौन सौंपता है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यानी कि आपकी धारा 1 से लेकर के धारा 25 तक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन पर बहुत डिटेल में काम होगा। इसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते चले जाएंगे फिर आपके गिने चुने जो खंड है ना वो इंपॉर्टेंट हैं और वैसे ही हम उस पर काम करते चले जाएंगे। तो पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो, कल आप लोगों का बीपीओ वालों का रिजल्ट आया है, मंडी वालों का रिजल्ट आया है। वहाँ पर देखो 70 से 80% सिलेक्शन जो टोटल सीटें थी बीपीओ में 1468 थी, सिर्फ जीएस रेवोल्यूशन से होना है। देखो वो ग्रुप कॉल की मैंने वीडियो यूट्यूब पर डाली है तो आप लोगों को समझ में आएगा, है ना, कि क्या वर्क चलता है यहाँ पर स्टूडेंटों के लिए और किस प्रकार से इतने बल्क में सिलेक्शन होते हैं। बहुत आसान हो जाता है, जहाँ लोग 60 तक नहीं पहुँच रहे होते हैं यहाँ के स्टूडेंट 77 78 ऐसे नंबर ला रहे होते हैं आसानी से। मंडी में तो समझो एक तरीके से क्लीन स्वीप है, बहुत बड़ी पोस्ट थी ये और बहुत कम वैकेंसी आई थी, यानी कि 134। इसकी जब तैयारी कराई गई थी 2 महीने का ही समय था, लेकिन ऐसी तैयारी हो गई थी स्टूडेंटों की कि 8 से 10 नंबरों का एज मिला है यहाँ पर और बहुत बल्क में यहाँ पर सिलेक्शन होने जा रहे हैं। तो वो सब वीडियो भी आप लोग देखा करो, है ना, ग्रुप कॉल में भी कनेक्ट रहा करो तो आपको पता चलेगा कि क्या वर्क चल रहा है जीएस रेवोल्यूशन में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बारे में सबसे पहले तो ये जानना है कि ये किसको रिप्लेस करके आई है। तो जो आपकी सीआरपीसी थी 1973 की, यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, हिंदी में क्या बोलते हैं, दंड प्रक्रिया संहिता, इसको रिप्लेस किया गया है इसके द्वारा। कब आई, लोकसभा से पारित हुआ वही जो बीएनएस का था, सेम दिन ये भी पारित हुई थी, तो 20 दिसंबर 2023। राज्यसभा से कब पारित हुई, 21 दिसंबर 2023। राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली, 25 दिसंबर 2023। और लागू होने की तिथि 1 जुलाई 2024। हाँ, एक चीज़ और है, आप लोगों को बोला गया था ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, कि कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आप लोगों के उस पर 1-2 क्लासेज आ जाएंगी। ठीक है, उसका कंटेंट बन गया था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि उसमें तो चूंकि आपका सीआरपीसी की धाराएं हैं जो क्वेश्चन पूछे गए, उसको मैं बीएनएसएस से कनेक्ट कर दूंगा तो आसान हो जाएगा। वो क्वेश्चन आप लोगों के लिए यूजफुल भी हो जाएंगे अगर कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। तो थोड़ा सा उसमें टाइम लग रहा है, पहले क्लासेज आने दो, इसी बीच में वो क्लासेज भी बीच बीच में आ जाएंगी। ठीक है, बीएनएसएस के बारे में और जानते हैं। टोटल 39 अध्याय हैं, 531 धाराएं हैं इसमें। अब चूंकि आपको पता है सीआरपीसी को रिप्लेस हुआ है तो वही सारी चीज़ें रख दी हैं, केवल धाराएं इधर उधर हुई हैं, सारी चीज़ें वही हैं। तो जो सीआरपीसी के अलावा केवल 11 धाराएं नई जोड़ी गई हैं। सीआरपीसी की 85 धाराएं ऐसी थी जिसमें कुछ संशोधन करके यहाँ पर जोड़ा गया है, बाकी सारा कंटेंट सेम ही है। ठीक, सीआरपीसी के बारे में अगर जानो तो 37 अध्याय थे उसमें और 484 धाराएं थी। अब सीधा एक्ट पर आ जाते हैं।
तो हर एक अधिनियम का जो स्वतंत्रता के बाद बना है, मैंने क्लियर कट बता दिया था कि जो धारा 1 होती है वो क्या होता है, उसका संक्षिप्त नाम और विस्तार और कब परिवर्तन होगा, 3 चीज़ें रहती हैं उसमें धारा 1 में, कि उस एक्ट का संक्षिप्त नाम क्या होगा, कहाँ कहाँ वो लागू होगा और कब से लागू होगा। सेम यहाँ पर है कि इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या होगा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा है कहाँ लागू है, इस वाले में बीएनएस में यही अंतर है, ये ध्यान रखो। बीएनएस आपकी पूरी इंडिया में लागू है, लेकिन बीएनएसएस कहाँ कहाँ नहीं लागू है। तो बीएनएसएस के जो अध्याय 9, 11 और 12 ये तो पूरी इंडिया में लागू हैं, बाकी जगह इनको छोड़ करके बाकी अध्याय जो हैं आपके 2 जगह, एक नागालैंड और दूसरा जो जनजातीय क्षेत्र होते हैं, जनजातीय क्षेत्रों का वर्णन है आपके संविधान की अनुसूची 6 में, जहां पर अनुसूचित जनजातियों की संख्या ज्यादा है, सेम नागालैंड में है। इन 2 जगह को छोड़कर बाकी जगह लागू है। ठीक, ये तो एक्ट में लिख दिया, लेकिन इन राज्यों को भी क्या बोल दिया है कि अगर राज्य सरकार चाहे तो इस एक्ट के कुछ प्रावधान या सभी प्रावधान जो भी समझे या उनमें संशोधन के साथ इसको लागू कर सकती है। तो इसको ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है। अब आ जाते हैं धारा 2। धारा 2 की जितनी भी उपधाराएं हैं सारी परिभाषाओं से संबंधित हैं। जिन जिन शब्दों का जिक्र आपके इस एक्ट में अंदर होता है उनको परिभाषित कर दिया जाता है धारा 2 में। जैसा मैंने बोला, इसमें धारा 2(1) ये कॉमन रहेगा सभी में, और फिर इसके साथ काखा गा जुड़ता चला जाएगा, तो इसमें कोई कंफ्यूज मत होना। ये शुरू होगा धारा 2(1) फिर काखा गा लगाते जाना। तो 2(1) का का देखो, तो उसमें परिभाषा दे दी गई है दृश्य श्रव्य इलेक्ट्रॉनिक साधन। ठीक, तो श्रव्य सुनने वाले, दृश्य देखने वाले और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साधन, इनकी परिभाषा दी है। सबको पता है इलेक्ट्रॉनिक साधन क्या होते हैं, मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, आईपैड हो गया, जो भी डिजिटल साधन आप इंटरनेट के माध्यम जो भी यूज करते हो, रिकॉर्डिंग के माइक वगैरह सारे इलेक्ट्रॉनिक में आ जाते हैं। वैसे अगर टेक्निकल परिभाषा पे जाओ तो जिसमें भी सेमीकंडक्टर का यूज होता है, आईसीज का, वो सारे इलेक्ट्रॉनिक साधन होते हैं। ठीक है, सेमीकंडक्टर में ट्रांजिस्टर, रजिस्टर वगैरह का यूज होता है, तो नॉर्मली आप लोग यूज करते ही हैं। धारा 2(1) ये तो सब जगह कॉमन है। इसका खा पर चले जाओ, ऐसे ABCD भी बोल सकते हो, ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक, तो इसका खा क्या है, जमानत की परिभाषा है कि जमानत किसे बोला जाएगा। तो जमानत 2 जगह से दी जाती है। पुलिस अधिकारी भी जमानत दे सकते हैं कुछ मामलों में जो बड़े छोटे छोटे होते हैं, और न्यायालय भी देते हैं जमानत। ठीक, तो किसी अधिकारी या न्यायालय द्वारा किसी अभियुक्त या संदिग्ध व्यक्ति को बंध पत्र या जमानत पत्र पर अभिरक्षा से छोड़ा जाना। 2 अलग अलग चीजें हैं, एक बंध पत्र है और दूसरा है जमानत पत्र। ठीक, इनकी परिभाषा आगे आएगी। धारा 2(1) का गा, जमानती अपराध कौन कौन से होंगे। ऐसे अपराध जिसमें जमानत दी जा सकेगी उन्हें बोलते हैं जमानती अपराध। और ये सारा वर्णन आपका पहली अनुसूची में वर्णित है। पहली अनुसूची ध्यान रखना, लास्ट में कराएंगे इसको कि उसमें क्या क्या मेन प्रावधान है। उसमें संज्ञेय अपराध क्या होते हैं ये भी पूरा वर्णित है, गैर संज्ञेय अपराध क्या होते हैं, जमानती अपराध क्या होते हैं, वारंट मामले कौन से होते हैं, समन मामले कौन से होते हैं। तो ये सब कहाँ वर्णित है, पहली अनुसूची में। तो ऐसा अपराध जो प्रथम अनुसूची में जमानती के रूप में वर्णित है उन्हें बोलेंगे जमानती अपराध। फिर धारा 2(1) घा, इसमें परिभाषा किसकी दी है, जमानत पत्र की, कि जमानत पत्र क्या होगा। 2 चीजें अलग अलग हैं, जमानत पत्र और बंद पत्र। जमानत पत्र में बस एक ही शर्त है कि प्रतिभूति, प्रतिभूति क्या होती है, श्योरिटी। एक आप श्योरिटी देते हो कि हाँ हमने ये जो बोला है, जो नियम या जो शर्तें हम पर लगाई गई हैं हम उनका पालन करेंगे। ठीक है, तो प्रतिभूति के साथ छोड़े जाने के लिए कोई वचनबंध होता है तो इसे बोलते हैं जमानत पत्र। 2(1) इया में क्या है, बंद पत्र की परिभाषा है। इसमें प्रतिभूति के बिना छोड़े जाने के लिए कोई व्यक्तिगत बंद पत्र यानी कि प्राइवेट बॉन्ड होता है एक प्रकार से, या वचनबंध होता है। दोनों में अंतर समझ लो, यहां से क्वेश्चन भी बन सकता है। एक तो प्रतिभूति यहां पर ऐड होती है, यहां प्रतिभूति नहीं होती है, और ये व्यक्तिगत बंद पत्र होता है। आगे चलते हैं, धारा 2(1)(4),
इसमें आरोप की परिभाषा दी गई है कि आरोप किसे कहेंगे, तो आप लोगों को पता ही है आरोप क्या होते हैं। आरोप में कई बार कई सारे शीर्ष होते हैं, है ना। तो ये आरोप की परिभाषा से संबंधित है धारा 214। धारा 216 देखते हैं, संज्ञेय अपराध। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है पिछले कई उसमें कि संज्ञेय अपराध की परिभाषा किस में दी गई, तो 216, ऐसा अपराध जिसमें कोई पुलिस अधिकारी प्रथम अनुसूची में जो वर्णित भी है, ठीक है, संज्ञेय के रूप में, तो इस अनुसूची के अनुसार वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। मतलब जो हीनियस क्राइम होते हैं उनके लिए वारंट की जरूरत नहीं होती है और वो क्या हो जाते हैं, आपके संज्ञेय अपराध होते हैं, ठीक है। तो प्रथम अनुसूची में वर्णित है और पुलिस अधिकारी को अगर ऐसा कोई अपराध होता है तो इसके लिए वारंट की जरूरत नहीं होती, वो गिरफ्तारी कर सकता है। यहां से क्वेश्चन कई बार आया है। अगला है धारा 2(1)(जा। ये क्या, हिंदी में तो इसे बोलते हैं परिवाद, और इंग्लिश में देखो बहुत सिंपल हो गया, कंप्लेंट। तो कंप्लेंट आपको पता है, शिकायत कोई भी कर सकता है। शिकायत जब करता है तो वो रिपोर्ट नहीं होती, वो एफआईआर नहीं होती, ठीक है। तो शिकायत क्या होती है, किसी व्यक्ति के द्वारा लिखित या मौखिक रूप से की गई किसी अपराध के प्रति शिकायत होती है, और किससे की जाती है, मजिस्ट्रेट से। आगे चल के बताएंगे, मजिस्ट्रेट ये मत समझना कि जो न्यायालय में बैठता है वो मजिस्ट्रेट होता है। मजिस्ट्रेट की परिभाषा अगली क्लास में आ जाएगी आपकी, ठीक है। हर प्रकार के मजिस्ट्रेट होते हैं, कार्यपालक, न्यायिक, ठीक है। तो मजिस्ट्रेट से की गई शिकायत यानी कि ये रिपोर्ट नहीं होती है। फिर धारा 2(1)(झ, इलेक्ट्रॉनिक संसूचना। इसकी परिभाषा सिंपल, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो भी सूचना दी जाती है वो कहलाती है इलेक्ट्रॉनिक संसूचना। देखो हुआ क्या था, सीआरपीसी वगैरह या बीएनएस आपकी उस टाइम पे बनी थी जब इलेक्ट्रॉनिक का उतना ज़्यादा प्रचलन नहीं था। अब सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही सॉल्व हो रही हैं, सीसीटीवी ट्रैक करना, व्यक्ति को मोबाइल ट्रेस करना, ये सब। तो इलेक्ट्रॉनिक जो साधन है उनका महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और 80 to 90% क्राइम सॉल्व भी हो रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से। तो यहाँ पर इसको महत्व दे दिया इन्होंने। धारा 2(1)(ua, ठीक है, यानी कि इंग्लिश में भी मैंने लिख दिया धारा 2(1)(j। इससे क्या है, उच्च न्यायालय। इसकी परिभाषा है कि उच्च न्यायालय किसे कहेंगे, तो सबको पता ही है, उस राज्य का उच्च न्यायालय। कभी कभी क्या होता है, दो राज्यों का एक उच्च न्यायालय होता है, या अधिकांश भारत में इस टाइम पे क्या है, जो संघ राज्य क्षेत्र हैं वो किसी एक उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं जो ऑलरेडी किसी राज्य का उच्च न्यायालय होता है, ठीक है। दिल्ली एक ऐसा संघ राज्य क्षेत्र है जिसका खुद का उच्च न्यायालय है, ठीक। तो जहां जहां जिस उच्च न्यायालय की अधिकारता होगी वो उच्च न्यायालय कहलाएगा। अगला चलते हैं, धारा 2(1)(टा, जांच। जांच अलग चीज है, इंक्वायरी और अन्वेषण अलग चीज है, ठीक, अभी आएगा अन्वेषण। इंक्वायरी किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा कई बार पूछी गई। तो विचारण यानी कि ट्रायल से भिन्न ऐसी जांच जो मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाए। ये भी लिखा होता है कि किसके द्वारा की जाए, तो मजिस्ट्रेट या न्यायालय द्वारा की जाए। आगे चलते हैं, अन्वेषण आ गया। देखिए इन्वेस्टिगेशन, जांच और इन्वेस्टिगेशन में अंतर है, ठीक है। तो इसकी धारा क्या है, धारा 2(1)(ठा और इंग्लिश में भी लिख दिया है 2(1)(l। वे सभी कार्रवाइयां जो पुलिस अधिकारी द्वारा मजिस्ट्रेट से भिन्न, यानी कि पुलिस अधिकारी हो मजिस्ट्रेट ना हो, ठीक, या मजिस्ट्रेट द्वारा नियुक्त अन्य कोई व्यक्ति हो जो मजिस्ट्रेट ना हो, सिंपल सी बात है, इसमें मजिस्ट्रेट इंक्लूडेड नहीं है। वे सभी कार्रवाइयां जो या तो पुलिस अधिकारी करे या कोई मजिस्ट्रेट जिस व्यक्ति को नियुक्त करे उसके द्वारा, और किस पर्पज के लिए हों, साक्ष्य एकत्रित करने के लिए की जाएं, उसे बोलते हैं अन्वेषण। तो अन्वेषण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, साक्ष्य एकत्रित करना। यहां से भी क्वेश्चन कई बार आया, मतलब 5-6 बार आया ये क्वेश्चन। धारा 2(1)(डा यानी कि इंग्लिश में 2(1)(m, इसका क्या है, न्यायिक कार्रवाइयां, ऐसी कार्रवाई, न्यायिक कार्रवाई की परिभाषा है ऐसी कार्रवाई जिसके अनुक्रम में साक्ष्य विधिक रूप से शपथ पर लिए जाते हैं। शपथ पर जब विधिक रूप से साक्ष्य लिए जाते हैं तो उसे बोलते हैं न्यायिक कार्रवाई। अगला चलते हैं, धारा 2(1)(ड़ा इंग्लिश में अगर जाओ तो 2(1)(o, असंज्ञेय अपराध के बारे में। असंज्ञेय अपराध जो होते हैं वो छोटे अपराध होते हैं जिनमें कम सजा का प्रावधान होता है, ठीक है, हीनियस क्राइम नहीं होते हैं। तो ऐसे मामले
जिसमें पुलिस अधिकारी को वारंट के बिना गिरफ्तारी का अधिकार नहीं होता है। क्योंकि इतने ज़्यादा हीनियस क्राइम नहीं होते हैं, तो इसके लिए फिर पुलिस अधिकारी को क्या होता है, वारंट लेना पड़ता है, तभी वो गिरफ्तार कर सकता है। आगे चलते हैं। धारा 2(1) था, अगर इसमें जाओ तो क्यों, अपराध की परिभाषा है। अपराध क्या होता है, जो भी काम किसी भी विधि के विरुद्ध किया जाए वो अपराध होता है। तो भारत में जितनी भी विधियां हैं, कानून हैं, उनके विरुद्ध अगर काम हो रहा है तो पहली चीज अपराध होगा। इसके अलावा एक और कानून बना है, पशु अत्याचार निवारण अधिनियम 1871। इसके विरुद्ध भी कोई काम किया, किसी पशु वगैरह पर हिंसा की, उसको विकलांग वगैरह किया है ना, तो भी आप क्या है, अपराध के दायरे में आओगे। फिर धारा 2(1) दा, ये क्या है, इसमें परिभाषा दी है कि पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी कौन कहलाएगा। सबको पता है जो हेड होता है उस थाने का वो भार साधक अधिकारी होता है, लेकिन अगर वो अनुपस्थित है तो फिर उसके जो जस्ट नीचे है वो होगा। बस एक इसमें सीमा लगा दी गई कि वो कांस्टेबल का जो है पंक्ति उससे ऊपर का होना चाहिए, कांस्टेबल का नहीं होना चाहिए उसका पद, है ना। धारा 2(1) धा ये बताता है कि जहाँ जहाँ स्थान शब्द का जिक्र हुआ उसकी परिभाषा क्या होगी। तो पिछली बीएनएस में भी आप लोग पढ़ चुके हो कि स्थान का मतलब क्या होता है, कि जहाँ व्यक्ति रहता है वो गृह भी हो सकता है, उसका भवन भी हो सकता है, तंबू अगर लगा रखा है तो वो होगा, उसका खुद का कोई वाहन यान हो वो हो, जलयान है वो भी। तो स्थान में ये सभी आते हैं, स्थान की परिभाषा से भी क्वेश्चन आ जाता है। फिर अगला धारा 2(1) ना, परिभाषाएं हम ऑलमोस्ट कुछ छोड़ के बाकी सारी कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन और ऑलमोस्ट परिभाषाओं से बने हुए हैं, ठीक है। पुलिस रिपोर्ट किसे कहते हैं, ठीक। तो धारा 2(1) ना, अंग्रेजी में टी, पुलिस अधिकारी द्वारा धारा 193(3) के अधीन मजिस्ट्रेट को भेजी गई रिपोर्ट। ये क्वेश्चन पूछा गया कि रिपोर्ट किसे भेजी जाती है, पुलिस अधिकारी अपने वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को या इधर उधर नहीं, ये मजिस्ट्रेट को भेजता है, इसे बोलते हैं पुलिस रिपोर्ट। फिर धारा 2(1) फा, इसमें परिभाषा किसकी, लोक अभियोजक की। लोक अभियोजक की नियुक्ति होती है धारा 18 के अधीन, यानी कि अगली क्लास में आ जाएगा ये। तो परिभाषा क्या दे रही कि धारा 18 के अधीन नियुक्त कोई लोक अभियोजक हो, या फिर बहुत सारे अपर लोक अभियोजक की भी नियुक्ति होती है जो इसके अंतर्गत काम करते हैं लोक अभियोजक के। तो या फिर लोक अभियोजक के अधीन कार्य करने वाला कोई व्यक्ति हो तो उसे भी हम क्या बोलेंगे, लोक अभियोजक। आगे चलते हैं, उपखंड। धारा 2(1) बा में उपखंड की परिभाषा है, तो सबको पता है जिला से नीचे के जो स्तर होते हैं वो उपखंड हो जाते हैं, ठीक है। धारा 2(1) भा, अंग्रेजी में एक्स, इसमें परिभाषा दी है समन मामले कौन कौन से कहलाएंगे। ये भी मामले आपके क्या है, समन मामले, पहली अनुसूची में ऐसे अपराध से संबंधित मामले जो वारंट मामले नहीं होते हैं, यानी कि जो वारंट मामले नहीं होंगे तो वो समन मामले होंगे। अगली परिभाषा वारंट मामलों की आ गई कि धारा 2(1) या यानी कि 21Z, वारंट मामला क्या होता है, ऐसा मामला जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक कारावास हेतु दंडनीय अपराध से संबंधित है। यानी कि ऐसा अपराध जिसमें कम से कम 2 वर्ष से अधिक की सजा, 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा का प्रावधान है, बराबर का नहीं है, 2 वर्ष से अधिक ही है, ठीक है। तो 2 वर्ष से अधिक की सजा का प्रावधान है, वो मामले क्या, वारंट मामले कहलाएंगे। और जो मामले वारंट मामले नहीं है वो समन मामले आ जाएंगे। अब आ जाते हैं यहाँ पर, परिभाषाएं आपकी समाप्त हो गई हैं, सीधा अध्याय 2 पर आ जाते हैं। बाकी की धाराएं इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसा मैंने बोला बहुत पिन पॉइंटेड काम होगा, जिससे आप लोगों के ऊपर एक बोझ भी ना पड़े और कम चीज़ें याद करनी पड़े और सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा इसमें, ठीक। तो दंड न्यायालयों और कार्यालयों का गठन, चूंकि ये पूरी आपकी लागू करनी है, बीएनएस भी लागू करनी है, बीएनएसएस भी लागू करनी है, इसको लागू करने के लिए न्यायालयों का गठन भी तो होना होगा, ठीक। तो धारा 6 क्या बोलती है, दंड न्यायालय की परिभाषा है कि दंड न्यायालय कौन कौन से न्यायालय होंगे। तो इसमें हाईकोर्ट शामिल नहीं होगा, या इस विधि के अधीन जो बीएनएसएस है इसके अलावा अन्य कोई विधि बनाई, जैसे एनजीटी बिल हो गया, अब इसने भी तो न्यायाधिकरण की स्थापना की बात की है ना, तो ये दंड न्यायालय नहीं आएगा। तो ऐसे जो अलग अलग हैं, जो स्पेशल कोर्ट की बात करते हैं जैसे, है ना, एमपी एमएलए कोर्ट हैं, तो वो भी इसके अंतर्गत नहीं आएंगे, ठीक। तो अन्य कोई विधि के द्वारा स्थापित कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, इनको छोड़कर इस संहिता के अधीन स्थापित न्यायालय कहलाएंगे दंड न्यायालय।
तो उच्च न्यायालयों तथा अन्य विधि के अधीन गठित न्यायालयों को छोड़कर प्रत्येक राज्य में निम्नलिखित वर्गों के दंड न्यायालय स्थापित होंगे। कौन कौन से? तो समझो हाई कोर्ट के बाद जो सबसे बड़ा न्यायालय होता है, कोर्ट होता है, वो होता है आपका सेशन कोर्ट। तो पहला सेशन न्यायालय, फिर होता है प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, इसके नीचे फिर होता है द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, और फिर होता है कार्यपालक मजिस्ट्रेट। चूंकि हमारे यहाँ एकीकृत न्यायपालिका है, ये समझ लेना, जिससे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं बहुत सारे समझ पर। एकीकृत न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट है, इसके पर्यवेक्षणीय अधिकार के अंतर्गत हाई कोर्ट होते हैं। हाई कोर्ट का कंट्रोल सारे अधीनस्थ न्यायालयों पर होता है, और ये सारे आपके अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालयों में भी क्या होता है? सेशन कोर्ट हाई कोर्ट के अधीन हो गया। हाई कोर्ट के अधीन होता है सबसे पहले सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट के अधीन ये आ जाते हैं अधीनस्थ न्यायालय, यानी कि इनके कार्यों का जो बंटवारा होता है वो सेशन कोर्ट करता है। प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, इनको कार्य सेशन कोर्ट सौंपता है। तो ऐसे करके इनकी हायरार्की आगे चल के और क्लियर हो जाएंगी चीजें। अब आते हैं धारा 7(1) पर। इसमें दो चीजें ध्यान रखना, स्थापना कौन करता है, किसकी परामर्श से करता है, कौन नियुक्ति करता है, कौन ट्रांसफर करता है, वो सारी चीजें आने जा रही हैं। तो प्रत्येक राज्य, जैसे आपका प्रशासनिक विभाजन तो आपने पढ़ लिया राज्यों का। प्रशासनिक विभाजन में क्या था? राज्य है, मंडल है और जिला है ना। नीचे चले जाओ, ब्लॉक हो गया, तहसील हो गया, ये प्रशासनिक विभाजन है। जब न्यायिक विभाजन करते हैं तो न्यायिक इकाइयां बनानी है। न्यायिक इकाइयों में राज्य हो गया। इसके बाद जो नीचे होता है वो सेशन खंड होते हैं। सेशन खंड को सेशन उपखंडों में बांट सकते हैं। ठीक, तो इसकी बात हो रही है, इनकी इकाइयां अलग होती हैं। तो क्या होगा? प्रत्येक राज्य सेशन खंडों से मिलकर बना होगा। फिर आगे लिख दिया है कि प्रत्येक सेशन खंड एक जिला होगा, यानी कि जिले के बराबर होगी इकाई। और कई बार अगर छोटा जिला है तो कई जिलों से मिलकर भी एक सेशन खंड हो सकता है। और जहां सेशन खंड होगा वहां पर आपका क्या होगा? सेशन न्यायालय होगा। सेशन न्यायाधीश भी बैठेगा वहीं पर, जैसे सत्र न्यायालय बोलते हैं। धारा 7(2), इसमें क्या है? राज्य सरकार। तो सेशन खंडों की स्थापना कौन करता है? राज्य सरकार, लेकिन उच्च न्यायालय के परामर्श से, यानी कि उच्च न्यायालय जो बोलेगा वही करना होगा। ऐसे खंडों या जिलों की सीमाओं में संख्या में परिवर्तन कर सकती, यानी सेशन खंडों की सीमा क्या होगी, कितनी संख्या होगी, कहाँ कहाँ स्थापना करना है, ये सब काम करती तो राज्य सरकार है, लेकिन उच्च न्यायालय के परामर्श से। अगला धारा 7(3), खंडों की स्थापना तो कर दी, उपखंडों की बात हो रही तो वहां पर भी सेम है कि राज्य सरकार हाई कोर्ट के परामर्श से जिलों को उपखंडों में बांट सकती है। फिर धारा 8(1), राज्य सरकार प्रत्येक सेशन खंड के लिए एक सेशन न्यायालय स्थापित करेगी। तो अभी तक क्या था कि हाई कोर्ट के परामर्श से राज्य सरकार कर रही थी खंडों की स्थापना, विभाजित कर रही थी। यहां पर हाई कोर्ट की परामर्श की जरूरत नहीं है। लिख दिया कि राज्य सरकार प्रत्येक सेशन खंड के लिए एक सेशन न्यायालय स्थापित करे। क्योंकि खंडों में विभाजन किया गया है तो उसका मकसद ही था कि यहाँ पर एक सेशन न्यायालय स्थापित होगा। लेकिन जैसे ही इन्होंने स्थापित कर दिया तो पूरी अधिकारिता अब आ जाएगी हाई कोर्ट के अंदर। धारा 8(2) देखो, प्रत्येक सेशन न्यायालय में एक न्यायाधीश पीठासीन होगा, मतलब उस न्यायालय का मेन जज होगा, जो उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किया जाएगा। यहाँ पर कोई नहीं है कि राज्य सरकार का कोई रोल ही नहीं है, खत्म। ठीक है। धारा 8(3), हाई कोर्ट अपर सेशन न्यायाधीशों को भी सेशन न्यायालय में नियुक्त कर सकता है, यानी कि मेन जो पीठ का अध्यक्ष होगा उसकी भी नियुक्ति होगी, और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी सेशन कोर्ट में कौन करेगा? हाई कोर्ट। फिर और धाराएं थी, धारा 8, 4, 5, 6, इतनी याद करने की जरूरत नहीं है। तो जो मेन उनमें प्रावधान है कि क्या क्या हाई कोर्ट की शक्तियां, वो मैंने लिख दी यहाँ पर, कि हाई कोर्ट सेशन न्यायाधीश को दूसरे सेशन खंड का अपर सेशन न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है, यानी कि एक सेशन न्यायाधीश का वो न्यायाधीश ऑलरेडी है, उसको चार्ज दे सकता है दूसरे सेशन खंड का अपर सेशन न्यायाधीश का, या कोई अपर सेशन न्यायाधीश है उसे सेशन न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। ये हाईकोर्ट की अधिकारिता है। सेशन न्यायालयों की बैठकें कहाँ पर होंगी, ये स्थान भी निश्चित कर सकता है कौन? हाई कोर्ट।
फिर जो इम्पोर्टेंट धारा है वो है धारा 8(7), जो सेशन न्यायाधीश होता है, अब उसका कंट्रोल आ जाता है अपर सेशन न्यायाधीश पर। तो सेशन न्यायाधीश अपर सेशन न्यायाधीशों के बीच कार्यों का वितरण कर सकेगा। चूंकि ये पहली क्लास थी, इसमें हमने थोड़ा लिमिटेड, और जो परिभाषा वाली हैं उसमें काफ़ी सारी धाराएं हो गई हैं। तो बाकी का जो अगला सेक्शन है धारा 9 से लेके 25 तक, और ज़्यादा भी होगा, वो अगली क्लास में आ जाएगा। और जैसा मैंने बोला है, बहुत ज़्यादा लेंदी आपका ये नहीं करेंगे और ज़रूरत भी नहीं है। सारे क्वेश्चन वहीं से आ जाएंगे जितना कराएंगे, तो 6 से 7 क्लासेज में ये पूरा अच्छे से समाप्त हो जाएगा। अच्छे से पढ़ते रहो आप लोग, रिवाइज करो बार बार, है ना। और शेयर जरूर करें, आप जो भी पढ़ रहे हैं अगर आपको हेल्पफुल लग रहा है तो जिस भी पर्सन को तैयारी करनी है उसके साथ शेयर करें। फॉरेस्ट गार्ड का बैच भी है, सब इंस्पेक्टर का बैच भी है, और जूनियर असिस्टेंट 3 to 8 4 इसका भी बैच चल रहा है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।